इस वीडियो में हम NAS की तैयारी कर रहे हैं। सितंबर महीने का जो मॉक टेस्ट दिया हुआ है उसमें हम गणित की चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 41 दिया हुआ है जो कि गणित का पहला प्रश्न है। श्रृंखला की लुप्त संख्या होगी, तो श्रृंखला दी हुई है 2, 6, 12 और 20। इसके बाद बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। कोई भी श्रृंखला होगी वो प्लस, माइनस, गुणा या भाग इन चार संक्रियाओं द्वारा किसी न किसी नियम से संबद्ध होगी। जैसे 2 और 6 के बीच में 4 का अंतर है, 6 और 12 में 6 का अंतर है और 12 और 20 में 8 का अंतर है। तो यहाँ पे देखिए 4 फिर 6 फिर 8, तो आगे क्या आएगा 10। तो ये 20 और आने वाली ए वाली संख्या, इन दोनों के बीच में 10 का अंतर होगा, तो 20 और 10 टोटल आएगा 30। तो ये लुप्त संख्या होगी 30, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 42 क्या लिखा हुआ है। यदि 3 किलो अमरूद की कीमत 135 रुपये है, तो रवि को 4.5 किलो अमरूद खरीदने के लिए कितने रुपयों की आवश्यकता होगी। तो 3 किलो की कीमत 135 रुपये है, तो 1 किलो की कीमत कितनी होगी। 135 में हम 3 का भाग देंगे, 3 को 12 होता है, एक शेषफल बचा तो ये 15 हो गए और 3 5 15। तो 1 किलो अमरूद है वो 45 रुपये के मिल रहे हैं। तो 4.5 किलो, तो 4.5 किलो को हम 4.5 लिख सकते हैं। इसमें गुणा करेंगे 45 का, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 55 25 की 5 हासिल 2, 5 चौको 20 और 2 22। क्रॉस का चिन्ह या जीरो लगाएंगे, 4 पंचे 20 होते हैं, तो जीरो हासिल आई फिर से 2 और 4 का गुणा 4 में करेंगे 16, 16 और 2 18। इन सभी को जोड़ेंगे 5, 2 और 0 2, 8 और 2 10 और 1 हासिल आएगी, तो ये हो जाएंगे आपके 2। दशमलव 1 अंक के बाद लगी थी, तो आंसर में भी 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, आंसर आएगा 202.5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 43 क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक शब्द समझेंगे, समृत। समृत का मतलब क्या होता है, जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या या फिर कोई अन्य संख्याएं हों। जैसे हम पूर्ण संख्या की बात करें तो हमारे गणित में टोटल 4 संख्याएं महत्वपूर्ण हैं, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। जब हम किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं की बात करें, उन 2 संख्याओं को लें और प्लस करें तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम कहेंगे पूर्ण संख्या प्लस संक्रिया के साथ समृत है। अगर हम पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में से घटाएंगे और घटाने पर पूर्ण संख्या ही मिल जाएगी, तो हम ये बात कहेंगे कि पूर्ण संख्या व्यवकलन के साथ समृत है। इसी तरीके से पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में गुणा करें तो पूर्ण संख्या ही हमें प्राप्त हो, तो हम कहेंगे कि पूर्ण संख्या गुणा संक्रिया के साथ समृत है। उसी तरीके से अगर पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से भाग करें और पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो, तो हम कहेंगे कि पूर्ण संख्या भाग के साथ समृत है। इसी तरीके से हम प्राकृतिक की बात करेंगे, हो सकता है पूर्णांक की बात करें, तो इसमें हम पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखा है, पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृत हैं। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 धन 1 करेंगे तो आंसर आएगा 1। 1 में कोई भी पूर्ण संख्या, मान लीजिए 10 को जोड़ता हूं तो आंसर आएगा 11। तो इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृत हैं। लेकिन हमें क्या बताना है, यहाँ पे असत्य कथन को पहचानना है। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृत नहीं है। तो ये समृत नहीं है क्या बोल रहा है, तो पूर्ण संख्या मान लो 1 है, इसमें से मैं 5 को घटाता हूं तो आंसर आता है -4। क्या -4 पूर्ण संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये यही बात कह रहे हैं कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृत नहीं है, तो बिल्कुल नहीं होती। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृत हैं। पूर्ण संख्या में 3 ले ली और अपनी मर्जी से यहाँ पे एक और पूर्ण संख्या 4 ली, तो 4 तिया 12, गुणा किया तो 12 आया। तो हमें पता है कि 12 भी एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में गुणा करने पे पूर्ण संख्या मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समृत हैं। तो जैसे मैंने 4 ले लिया और 2 ले लिया आपकी पूर्ण संख्या, भाग दिया तो आंसर आया 2। तो ये
पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या का पूर्ण संख्या में भाग दिया तो आंसर 2 आ गया। लेकिन कभी कभी जैसे मैंने 5 ली आपकी पूर्ण संख्या, 2 भी ली पूर्ण संख्या, आंसर आया 2.5। तो 2.5 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 44 क्या दिया हुआ है, यदि घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो जब हम घन की बात करते हैं तो घन का आयतन होता है a की घात क्यूब। तो a की घात क्यूब का आंसर दिया हुआ है 64। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो करनी के अंदर 64 लिखेंगे, इसका आधार हम यहाँ पे 3 लेंगे, मतलब 64 का घन क्या होता है, तो 64 का घन होता है 4। तो a मतलब भुजा का मान कितना आ गया, 4 आ गया। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है घन के लिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके लिए, घन के लिए, तो घन के लिए होता है 6a²। तो 6 लिखिए, गुणा का चिन्ह लगाइए, a की जगह 4 रखेंगे और 4 का वर्ग करेंगे तो 4 गुणा 4, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 आएगा और 6 का इसमें गुणा करेंगे, 16 छक्के 96 होते हैं, तो 96 सेंटीमीटर वर्ग ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 45 में क्या दिया हुआ, 6 अंकों के प्राप्त अंक दिए हैं 45, 52, 60, 48, 55 और x। ये औसत अंक इनका कितना दिया है, 52 दिया है। तो औसत हम कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ने पर और जितनी संख्याएं उसका हम भाग देंगे। तो कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 52, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है उनके औसत अंक 52 है। इन सभी को जोड़ने पर आंसर कितना आएगा, हम जोड़ लेते हैं 45, 52, 60, 48, 55। तो इन सभी को जोड़ेंगे, 5 और 5 ये 10 होते हैं, 8 और 2 10, तो 10 और 10 20 की 0, हासिल आई 2। इसको जोड़ेंगे, 6 और 4 10 होते हैं, 5 और 5 10, तो ये होगा 20, 20 4 24 और 2 26, तो आंसर आया 260। तो 260 प्लस का x, ये भाग की संख्या है, इधर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी, 52 गुणा 6। हम x का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो 260 प्लस के x, 52 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 की 2, हासिल 1 और 6 पंचे 30 और 1 31, तो 312। x का मान ज्ञात करेंगे तो 312 में से 260 को घटा देंगे, ये इधर जाएगा बराबर के तो माइनस का हो जाएगा और घटाने पर आंसर आएगा आपका ये 2 और ये जाएगा 5, तो 52 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। प्रश्न क्रमांक 46, x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड बताना है। तो यहाँ पे देखिए कितने पद हैं, 4 पद हैं, तो 2 पद आगे के 2 पद पीछे के, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से लेंगे। तो यहाँ पे मैंने x² कॉमन ले लिया, x² कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे कितना बचा 1, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ, तो प्लस का 1 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा x प्लस के 1। ये 2 बार है तो एक बार लिख देंगे x प्लस का 1 और दूसरी बार लिखेंगे x² प्लस का 1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 47 क्या दिया हुआ है, यदि 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 से घटाया जाए, तो जिसमें से घटाते हैं उसे पहले लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस के 5b माइनस के 3, माइनस का चिन्ह लगाइए और ब्रैकेट का चिन्ह लगाइए। 4a माइनस 7ab प्लस के 3b प्लस के 12, जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 12a माइनस के 9ab प्लस 5b माइनस 3, माइनस से चिन्ह बदलेगा, माइनस 4a प्लस के 7ab माइनस के 3b और माइनस के 12। जो प्लस का होगा वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, क्योंकि हम माइनस का गुणा कर रहे हैं। 12a में से 4a को घटाएंगे तो यहाँ पे 8a निकल के आएगा, 9ab में से 7ab को जोड़ेंगे तो माइनस के 2ab आएगा। उसके बाद 5b में से 3b जाएंगे तो माइनस के ना रह के प्लस के रहेंगे 2b, क्योंकि ये बड़ी संख्या किसकी है, आपकी प्लस की है।
तो देखिए ऑप्शन इतने से काम चल जाएगा क्या कि आगे भी करना पड़ेगा। आगे करेंगे तो 12 और 3 को जोड़ेंगे तो 15 जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 48, बहुपद दिया है 3x प्लस के 5 का शून्यक बताना है, और शून्यक बताएंगे तो बराबर में 0 लगाएंगे। 3x बराबर ये माइनस के 5 हो जाएगा। x का मान ज्ञात करेंगे तो माइनस के 5/3, गुणा की संख्या भाग में जाती है और प्लस की संख्या माइनस में, तो आंसर नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 49 क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x का मान 2 दिया हुआ है, तो x की घात 4 माइनस 1/x की घात 4 का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं जब भी ये संख्या और इसका व्युत्क्रम इसमें जोड़ा गया हो तो इस तरीके के प्रश्न को हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले, तो इस प्रश्न को हम स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a का मान x और b का मान 1/x है, इक्वल टू इधर का वर्ग किया है तो इधर का भी वर्ग करेंगे तो आंसर आएगा 2 का वर्ग 4। तो हम जानते हैं x से x कट जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आएगा 4 माइनस के 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपका 2 निकला। अब यहाँ से आपको 4 घात चाहिए तो एक बार फिर वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, b स्क्वायर मतलब 1/x की घात 4 आ जाएगा, प्लस 2ab, तो 2ab की जगह 2, a का मान x स्क्वायर इंटू b का मान भी 1/x स्क्वायर, इक्वल टू इधर वर्ग किया है तो इधर भी वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 आएगा, तो आंसर आया a की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गए, 2 उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा। अब हमें पता है कि यहाँ पे ये प्लस में आया है आंसर, लेकिन किस में चाहिए, माइनस में चाहिए, तो इसको मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी वो याद रखेंगे। तो एक्स की घात 4 माइनस 1/x की घात 4 करेंगे तो वर्गमूल के अंदर जो संख्या दी है उसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 आएगा और माइनस के 4 घटा देंगे, 2 की घात 2 तो 4 माइनस के 4, आंसर आएगा आपका 0, और √0 का आंसर 0 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 50 क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों के माप इनमें से कौन सा हो सकता है, तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिन कोणों का योग 180 हो रहा होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा देखते हैं। 120 में 30 जोड़ेंगे और फिर 30 दिया हुआ है, इन सभी को जोड़ेंगे तो 180 आंसर आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 51, इसमें क्या दिया है, 10 वर्ष पहले किशन की आयु राम की आयु की 7 गुनी थी। देखिए आयु की जब बात करते हैं तो अभी हम प्रेजेंट एज मान के यहाँ पे चलेंगे। प्रेजेंट से पहले की बात करेंगे तो हम घटाएंगे, और प्रेजेंट के बाद की बात करेगा तो हम उसमें प्लस करेंगे। तो यहाँ पे बोला है 10 वर्ष पहले किशन की आयु राम की आयु की 7 गुना है, तो हम मान लेते हैं किशन की आयु को x और राम की आयु को y मान लेते हैं। तो किशन की आयु है वो राम की आयु से 7 गुनी है। तो एक बात याद रखेंगे, जैसे 30 बराबर 10 लिखा हुआ है तो ये क्या बराबर होंगे, ये बराबर नहीं होंगे, तो इसमें हमें गुणा करना पड़ेगा 3 का, तभी ये बराबर हो सकते हैं। तो जो छोटी संख्या होती है उसमें हम गुणा करके उसे बराबर में लिख सकते हैं। इसी तरीके से 10 वर्ष पहले किशन की आयु राम की आयु की 7 गुनी थी, तो किशन की आयु मान लीजिए कोई भी है, तो हमने अभी x मान रखी है, तो 10 वर्ष पहले की बात करेंगे तो x माइनस के 10 हो जाएगा, और राम की आयु भी y माइनस के 10 हो जाएगी। जब हम इनको बराबर करने का सोचें तो बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि किशन की आयु राम की आयु से 7 गुनी थी, तो राम की आयु क्या है, ये है, इससे 7 गुनी थी, तो गुणा करेंगे हम राम की आयु में। तो यहाँ से एक समीकरण निकलेगा x प्लस के x माइनस के 10 बराबर 7 का गुणा y में करेंगे 7y माइनस के यहाँ पे आ जाएगा आपका 70। तो x माइनस 7y बराबर माइनस के 70 और प्लस के 10 हो जाएगा, तो x माइनस 7y बराबर आएगा आपका माइनस के 60। तो एक समीकरण यहाँ से बना। फिर दूसरी कंडीशन भी दी रखी है कि 10 वर्ष बाद किशन की आयु राम की आयु से 3 गुनी हो जाती है। किशन की आयु
राम की आयु से 3 गुनी, तो 10 वर्ष बाद की बात करेंगे तो x प्लस के 10 वर्तमान आयु में जोड़ेंगे और y प्लस के ये भी हो जाएगा आपका 10। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे और बराबर करने के लिए इसमें बोला है कि 10 वर्ष बाद किशन की आयु राम की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो राम की आयु से 3 गुनी है तो गुणा करेंगे राम की आयु में, तो x प्लस के 10 बराबर 3y माइनस के 30, तो x माइनस के 3y बराबर माइनस के प्लस के 30 है सॉरी प्लस के 30 माइनस के 10, तो x माइनस 3y बराबर आंसर आया आपका प्लस के 20। अब यहाँ पे दो समीकरण है, यहाँ पे पहला और यहाँ पे है दूसरा, इन दोनों को हल करके x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो एक में से दो को या दो में से एक को घटाएंगे तो x माइनस के 7y इक्वल टू माइनस के 60, तो ये चिन्ह बदलेंगे तो माइनस ए प्लस, तो ये कट जाएंगे। यहाँ पे आएंगे आपके 4y बराबर 80 और y का मान आएगा 80/4, काटेंगे तो आंसर आया 20। तो y का मान आया 20 और y की आयु क्या मान रखी है हमने, राम की मान रखी है। तो इसमें राम की वर्तमान आयु की बात कर रहा है तो आंसर आ जाएगा 20 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 52 क्या दिया है, 3x माइनस के 7 बराबर 4x, x का मान ज्ञात करना है तो माइनस के 7 बराबर 4x, उधर जाएंगे तो माइनस के 3x हो जाएगा, 4x में से 3x घटाएंगे तो x और x का मान आ गया माइनस के 7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। क्रमांक 53 रवि 3.5 kg मिठाई को 7 लोगों में बांटना चाह रहा है, तो प्रत्येक के पास कितनी मिठाई आएगी। तो 3 किलो में कितने आधा किलो होती हैं, तो यहाँ पे 6 आधा किलो हो जाएंगे और 3.5 किलो में एक आधा किलो एक्स्ट्रा में है तो 1/2 तो है ही है। तो 7 लोगों में बांटना चाह रहा है तो 7 लोगों की तो हो ही गई, तो हर एक को कितना मिलेगा, आधा आधा किलो मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन है तो इसे सिंपल भिन्न बनाइए, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6, तो 1 जोड़ेंगे 7/2। ये कितने लोगों में बांटना चाह रहा है, ये 7 लोगों में बांटना चाह रहा है तो हम 7 का भाग दे देंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 7/2 गुणा 1/7, तो 7 से 7 कट जाएगा, आंसर आया 1/2। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी ही करेक्ट होगा। प्रश्न क्रमांक 54 क्या दिया है, x को 21/2 से गुणा किया जाता है, फिर इसमें से 14 घटाया जाता है, इस प्रकार व्यंजक का मान 0 होता है। तो x का मान ज्ञात करना है, x गुणा 21/2, तो ये प्लस की संख्या हो जाएगी, उधर जाएगी तो 14, ये गुणा में लिखा हुआ है तो उधर जाएगा तो किस में होगा, सॉरी ये भाग में है तो इधर जाएगा गुणा में होगा, 14 दूनी 28, x बराबर 28, ये गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में, 7 का भाग चला जाएगा, 7 चौको 28 होते हैं और 7 तिया 21, तो x का मान आया 4/3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 55 क्या दिया है, रानी ने केक का 2/7 भाग खाया जबकि उसके भाई रवि ने शेष का 4/5 भाग खाया, तो केक का शेष बचा हुआ हिस्सा बताना है। तो ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चनों में तो 2/7 भाग बोला है और 4/5 भाग बोला है, तो जो हर में है उसका एलसीएम ले लीजिए तो आंसर आएगा 7×35, तो हम कुल भाग मान लेंगे 35 का इसने बहन ने कितना भाग खाया था, 2/7 खाया था रानी ने, तो 7 का भाग देंगे 35 में तो 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10, तो 10 भाग खा लिया 35 में से। फिर बोल रहा है कि उसके भाई रवि ने शेष का 4/5 भाग खाया, शेष का, तो 35 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचा 25, तो 25 का 4/5 भाग खाया, तो 5 25 और 5 चौको 20, मतलब इसने कितना भाग खाया, 20 भाग खाया। फिर बोल रहा है कि केक कितना बचा हुआ है, तो 20 और 10 टोटल हो गया 30, टोटल कितना था 35 में से हमने 30 को घटाया तो 5 बचा, टोटल कितना था 35 था, तो 5 एकम 5 5 7 35, तो 1/7 भाग बचा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 56 क्या दिया हुआ, 1/6 को कौन प्रदर्शित करता है, तो ए ऑप्शन देखते हैं, 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम आएगा 6, तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो यहाँ पे 2 आया, प्लस के 6 का भाग 6 में, एक बार 1 का गुणा 1 में तो 1, तो ये आएगा 3/6, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 1/2 आया है आंसर, लेकिन आंसर कितना आना था 1/6,
तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। फिर हम देखते हैं बी नंबर, 1/3 माइनस 1/6, एलसीएम 6 ही आएगा। 6 का भाग 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, माइनस 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 का गुणा 1 में तो 1 ही आएगा आंसर। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और बटे में 6 तो 1/6 आंसर आपका आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 57 क्या दिया है, 4/7, 1/3, 2/5 और 5/9 में बतानी है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब कौन सी बड़ी भिन्न है। सभी के बीच में अंतर देखिए कितना है, इन सभी का अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, 4 और 7 का अंतर है 3, 1 और 3 का अंतर है 2, 2 और 5 का अंतर है 3 और 5 और 9 का अंतर है 4। तो जो अंतर आया उसका ले लीजिए आप एलसीएम। एलसीएम लेंगे 3, 2, 3 और 4 का, एलसीएम आएगा 12। अब इस 12 में 3 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 का गुणा 4 में करेंगे तो आएगा 16। फिर 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 आएगा। 6 का गुणा इसके अंश से करेंगे तो आएगा आपका 6। फिर 3 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8। उसके बाद देखेंगे 4 का भाग 12 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 15। तो जो बड़ी संख्या है वो ही बड़ी होगी, तो यहाँ पे 16 बड़ी है और 16 किसका मान है, 4/7 का मान है। तो 4/7 आपकी बड़ी संख्या। प्रश्न क्रमांक 58 क्या दिया है, 0.1234 गुणा 20 किसके बराबर है। इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 1 2 3 4 तो 4 जीरो आएंगे नीचे, 4 जीरो लिख दी हमने। उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। हम और कर सकते हैं, 2 का भाग दे सकते हैं तो 2 का भाग देंगे 1000 में तो यहाँ पे 500 आएगा। और इसमें भाग जा रहा है तो और भाग दे देंगे, 2 का भाग चला जाएगा, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 तो यहाँ पे बचा 1 शेष फल तो ये 14 हो जाएगा। 2 का भाग जैसे ही 14 में देंगे ये 7 आ जाएगा और 250 आएगा इसमें 500 में जब 2 का भाग देंगे तो 617/250 जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 59 क्या लिखा है, किसी बहुभुज के भाग कोणों के मापों का योग होता है। तो कोई भी बहुभुज हो, चाहे आपका त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कितनी भी भुजाओं वाला हो तो उसके भाग कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 60 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक विकर्ण की लंबाई। अब देखिए समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं और इसका विकर्ण हमेशा विपरीत उस पे रहेगा। तो ये हो गया आपका विकर्ण, इसकी 5 लंबाई है। एक जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर की है, तो इसकी भुजा कोई भी मान लीजिए, इसे मान लिया हमने 3 सेंटीमीटर, तो इसके 3 सेंटीमीटर से संलग्न भुजा है तो इसका मान बताना है। अब समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं वैसे ही बराबर होती हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाना चाहते हैं तो ये 90 डिग्री पे लगनी चाहिए समकोण पर। तो इसे समांतर चतुर्भुज ना कहकर इसे आयत कहना था कि किसी आयत का प्रत्येक विकर्ण 5 सेंटीमीटर का है। तो ये 5 सेंटीमीटर का होता तो यहाँ पे ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, क्योंकि 90 समकोण बनेगा, यहाँ पे इसका प्रत्येक कोण पे 90 डिग्री बनता है। एक ये 3 है, ये 5 है, तो हम जानते पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये 5 ये 3 तो ये 4 होते हैं, ये ट्रिपलेट्स कहलाते हैं, याद रखेंगे। तो ये आंसर आपका 4 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। लेकिन इस शब्द को थोड़ा सा चेंज करेंगे तभी ये आपका सही होगा, नहीं तो ये अर्ध सत्य है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें। थैंक यू, टेक केयर, गुड लक।